श्योर श्योर। ओके। चलिए, राधे राधे। वेलकम टू वेद साधना इंस्टीट्यूट। चलिए, आज का क्लास जो है, आज का जो सेशन होने वाला है, मोस्टली सभी लोगों को पता है क्योंकि सभी लोग कम्युनिटी में हैं। तो आज जो हम सेशन करने वाले हैं, लाल किताब का वर्कशॉप होने वाला है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, किस किस को लाल किताब आता है? किसी को आता है लाल किताब? थोड़ा बहुत भी अगर किसी को आता है तो। अरे चैट में लिख दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, म्यूट मैंने किसी को किया नहीं है, बोल दीजिए। ओके। और किसी को आता है? ओके, चलिए। ठीक है। बहुत कम लोग हैं, किसी को नहीं आता ना। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो हम समझाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्कशॉप कराएंगे वो हमारे इशिता मैम कराएंगे। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम एक छोटा यस, सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको, फिर आप स्टार्ट कीजिए। श्योर, डेफिनेटली। तो फर्स्टली थैंक यू एवरीबॉडी कि आप लोग ये टाइम निकाल के इस वर्कशॉप के लिए आए, इस वेबिनार के लिए आए। एंड दिस इटसेल्फ शोज कि आपको डेफिनेटली लाल किताब पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, इसीलिए आपने वेबिनार ज्वाइन किया है। मेरे बारे में बताने के लिए, ओरिजिनली मैं एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग। बट एस्ट्रोलॉजी, जस्ट जैसे आप सब जानते हैं कि जब गुरु ग्रह की कृपा होती है तो आप ऑटोमेटिकली एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। 2-3 साल हो गए कि मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी किया, एंड स्पेशली लाल किताब। लाल किताब पहली टेक्निक थी जो मैंने सीखी, और वैदिक भी ऑब्वियसली उसके साथ सीखी, वो भी मैं सीख रही हूँ। बट लाल किताब स्पेशली मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी लगी। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाल किताब अपनी रेमेडीज के लिए बहुत नोन है। तो जैसे कि अभी यामिनी मैम ने पूछा और आप सबने बताया कि आपको लाल किताब के बारे में तो नहीं पता, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ये वेबिनार में आने का या लाल किताब का कोर्स करने का रीजन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्यों आप लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप प्लीज अपने कैमरा ऑन करके मुझसे इसके बारे में थोड़ा कन्वर्सेशन कीजिए, ताकि मुझे भी एक समझ में आए कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट। प्रार्थना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दैट व्हाई हैव यू जॉइन दिस वेबिनार, आप क्यों लाल किताब पढ़ना चाहते हैं? जी मैम, एक्चुअली मैंने भी बहुत सुना है लाल किताब के बारे में, और इसकी जो भी रेमेडीज होती है वो इतने कॉस्टली भी नहीं होती, जो घर के अंदर जो होता है राइट। उसी से ही सॉल्यूशन आ जाता है। तो बस मुझे इसी के बारे में इंटरेस्ट है कि ऐसा क्या है जो हमारे नजर के सामने, कि हमें सही रास्ता नहीं मालूम, तो लाल किताब के जरिए वो रास्ता ढूंढना है। इसलिए मैंने वेरी ज्वाइन किया वेबिनार। वेरी नाइस, वेरी क्लियर। अब बहुत क्लियर है कि आपने क्यों ज्वाइन किया है। तो इस क्लैरिटी से आप इसके कॉन्सेप्ट्स और स्पेशली रेमेडीज के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। श्रेया जी, यस, आपने हैंड रेज किया है, श्रेया जी, आप हाँ प्लीज। जी, हाँ जी मैम। हाँ जी यस। मैम, अब आपने सबसे पहला पॉइंट ये कहा था कि जब हमको कोई ऐसा प्लेनेट मजबूर करता है कुछ ढूंढने के लिए, मोटिवेट, मजबूर जैसे नहीं, आपने मोटिवेट। गुरु ग्रह यस, का, हाँ मोटिवेट, जैसे मोटिवेट। आपने कहा गुरु ग्रह, यस। गुरु ग्रह यस। कुछ हमको ऐसा, तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। यस। तो हम कुछ खोजते हैं, परफेक्ट यस। चीज। तो वो यस। उस तरह, उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि वेरी कुछ, नाइस, वेरी नाइस। चाहे आकाशीय रिकॉर्डिंग हो, चाहे रेकी हो, अकल्ट साइंस हो, हाँ। एवरीथिंग, तब तक हम यस। उस चीज को नहीं पा सकते हैं जब तक हमारे, मतलब कुछ ऐसा हमको खुद अंदर से फील होना चाहिए कि नहीं, मेरे को कुछ देखना है, ढूंढना है ये। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम्म। आई ऑलवेज बिलीव कि हम विद्या को नहीं, विद्या हमें चुनती है। जब हमारी कुछ कार्मिक हम्म। अकाउंट भी फुलफिल होते हैं, तब ऑटोमेटिकली विद्या गुरु सब हमें भी चुनते हैं। सो आई थिंक दिस हम्म। इज अ वेरी नाइस मोटिव कि आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर इस वेबिनार और इस कोर्स में इंटरेस्ट उसी की दिखा रहे वजह हैं। से। वेरी नाइस, वेलकम, हम्म। वेलकम। आप कहाँ से हैं भोपाल। और आप क्या करते हैं? मैं आर हाउस यू वाइफ इनटू? हूँ। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
श्रेया जी, हमारा पर्पस ही है इस कोर्स का, यामिनी मैम ने ये कोर्स इसीलिए लॉन्च किया है ताकि आप लाल किताब से अपनी पूरी कुंडली एनालाइज करके अपनी रेमेडी से डिजाइन कर सकें। दैट इज द हम्म। मेन पर्पस। तो जो हमारा कोर्स है, जो हम इस वेबिनार के बाद अनाउंस करने वाले और करने वाले हैं, वो है लाल किताब बेसिक। अच्छा लाल मैम, किताब एक में बात और, तीन। कि हम्म, हमको ये चीजें आ जाएंगी? नहीं, आज नहीं आ पाएंगी सारी, बट नहीं नहीं, कोर्स में आज तो मैं समझ रही हूँ, सिर्फ आप ये आएंगी। टिल यस, बेसिक बता रहे हो हमें कि ये यस। चीजें ऐसा ऐसा होती है, थोड़ा सा नॉलेज के हाँ, लिए, बट हाँ, तब हाँ, भी हाँ। जब हम पूरा परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं तो हम लोगों को आ जाएगा, क्योंकि लाल किताब का एल भी नहीं आता है हमें। ऑफ कोर्स आ जाएगा, आराम से आएगा। वही मैं आपको भी बता रही थी, लाल किताब के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, थ्री मेन पॉइंट्स। सबसे पहले होता है लाल किताब ग्रामर। लाल किताब ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई थी, इसीलिए उसका ग्रामर समझना बहुत जरूरी है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर हम कभी भी खुद लाल किताब पढ़ने बैठेंगे ना, हम शायद नहीं समझ पाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि समझ ही नहीं पाते, बट वी ऑब्वियसली नीड टीचर्स। मैं भी अपने टीचर से सब कुछ समझी कि ये ग्रामर का मतलब क्या है। सेकेंड, लाल किताब का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वंशफल। ये लाल किताब का यूनिक कॉन्सेप्ट है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है। और हम्म। थर्ड होती है लाल किताब की रेमेडीज। लाल किताब की रेमेडीज जितनी पावरफुल है, अगर उसे सही अंडरस्टैंडिंग से नहीं किया गया तो वो उतना ही साइड इफेक्ट्स भी देती है। इसलिए ये अच्छा। समझना कि रेमेडीज करनी क्यों है और कैसे करनी है, ये ज्यादा करना। जरूरी है, ना कि सिर्फ रेमेडीज करने से। देखिए, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं अराउंड लाल एग्जैक्ट। किताब लेकिन रेमेडीज। बट लेकिन मैं जब पर्सनली, यूट्यूब पे बताते ना, वो दिन नहीं बताते हैं। यस, वो दिन नहीं एंड बताते हैं, वो बताएंगे ये करना है, जोड़ डाल दो, लेकिन किस दिन डालना है, किस टाइम डालना है, वो अधूरी अधूरी किस जानकारी। दिन, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों डालना है। क्यों हम्म। डालना है, जो आप अब हम्म। अपनी कुंडली अपना वर्षफल देख के समझ पाएंगे कि ये यस। रेमेडी आपको करनी भी है या नहीं। कुछ हम्म। जेनेरिक रेमेडीज होती है जो हम 9 प्लैनेट्स के पैसिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, बट और डिटेल में समझने से आप सिर्फ आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की कुंडली को समझकर साल भर उन्हें क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए वो भी समझ के आप डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ अ कोर्स, जिसका ग्लिम्स मैं आपको आज के वेबिनार में दूंगी। यस, एंड यस, प्रियांशी, प्रियांशी, यस। हेलो, हेलो। आप चारों में हैं, हेलो। वेरी नाइस। हेलो मैम। तो यू आर टैरो कार्ड रीडर, वेरी नाइस, यस मैम। ओके। तो आई हैव नोटिस दिस मेनी टाइम्स प्रियांशी, कि टैरो कार्ड में जो गाइडेंस मिलता है, आप एक्चुअली अगर कुंडली से मैच करेंगे ना, देयर इज अ सिमिलैरिटी। या। इट्स एक्चुअली ट्रू। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट आप कोई भी मोडालिटीज को जब कंपेयर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रीडिंग्स कम द सेम। एंड ऑल्सो टू टेल यू, लाल किताब इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओनली। लाल किताब वैदिक से डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एनालिसिस का टेक्निक अलग है। ये बात हमें पहले समझनी चाहिए कि सारा जो एस्ट्रोलॉजी, सारा जो क्रक्स है, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही। बस उसका वन ऑफ द टेक्निक, जैसे जेमिनी होता है, केपी होता है, भृगुनाड़ी होता है, उसी तरह लाल किताब एक टेक्निक है। तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। एंड मैंने खुद ने अपना लाल किताब का मास्टर्स का कोर्स किया है, एंड मैं उसकी रेमेडीज बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। जैसे अभी किसी ने कहा था कि वो रेमेडी सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यही मेन रीजन है कि लाल किताब को इतनी पॉपुलैरिटी और रिकग्निशन मिला, क्योंकि ये रेमेडीज डुएबल है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रेमेडीज आप अपने हाथों से कर सकते हैं। कभी कभी यज्ञ, हवन, मंत्र जाप, जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लैनेट्स की रेमेडीज के लिए, बट वो सब हम अपने हाथों से नहीं कर पाते। इसीलिए लाल किताब ने वो रेमेडीज डिजाइन की जो आप खुद कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, क्यों है, इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत समझना चालू करते हैं। मैम, कैन यू प्लीज शेयर द स्लाइड। तो एज आई टोल्ड यू कि लाल किताब के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ग्रामर, कि लाल किताब के ग्रामर के हिसाब से आपको अपना हॉरोस्कोप पढ़ना कैसे है। सेकंड होता है वर्षफल, एंड थर्ड होती है लाल किताब की रेमेडीज। मैम, फर्स्ट, हाँ, ये वाला स्लाइड।
अब देखिए, लाल किताब का जो ग्रामर है उसके काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े लिस्ट डाउन किए हैं। जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 4 मंथ्स का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है, उसमें हम आपको लाल किताब का पूरा ग्रामर समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पक्का घर, पहले घर, दूसरे घर, आपके किस्मत का ग्रह। किस्मत का ग्रह लाल किताब का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। महसूमी प्लैनेट्स, दृष्टि, ब्लाइंड प्लैनेट्स, लाल किताब, डेप्थ, और ऐसी कई सारी ग्रामर की टॉपिक्स है। आप जब यूट्यूब वीडियो सुनते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, तो कभी कभी आप ये वर्ड्स सुनते भी होंगे या नहीं भी सुनते होंगे। ये सब स्पेसिफिक ग्रामर के टॉपिक्स है। बिना इन्हें समझे, बिना इन्हें जाने, बिना इन्हें प्रैक्टिस किए रेमेडीज करना इज इम्पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से एक्सपर्ट गाइडेंस ले रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर अगर आप खुद इक्विप होना चाहते हैं कि मैं 3-4 महीनों में अपनी खुद की बर्थ हॉरोस्कोप और वर्षफल हॉरोस्कोप एनालाइज करके कुंडलीज रेमेडीज बता सकूं अपने अपने परिवार वालों के लिए, आगे जाके अगर आपको इसको प्रोफेशनली लेना है, हम इसका एडवांस कोर्स भी करवाएंगे आपको। तो ये सब टॉपिक्स और ऐसे और टॉपिक्स कवर होने जरूरी है। अब मैं आपको ना एक ग्लिम्स देती हूँ कि ये सब टॉपिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सबसे पहले जस्ट टेल मी, मुझे आप चैट बॉक्स में सब थम्स अप करके बताना, या इधर ही थम्स अप करना। क्या आप सबके पास अपनी कुंडली है? क्या आप सबने अपनी कुंडली देखी या कभी दिखाई है? आपको पता है आपकी कुंडली में क्या है? कौन सा लग्न है, राशि क्या है? डू यू नो? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, सो दैट आई नो कि मुझे ये टॉपिक पे कितनी बात करनी है। जस्ट शो मी अ थम्स अप प्लीज। चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। प्रार्थना, ओके। आलिया, प्रियंका, ओके। ओके, प्रार्थना, नो। ओके, यस श्रेया, ओके, यू गिवन मी अ थम्स अप टू। अच्छा, सो प्रार्थना, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप इस वेबिनार के बाद हमें अपनी कुंडली भेजिए तो हम आपको थोड़ा सा तो गाइड कर पाएंगे कि कुंडली को देखना कैसे है। द फर्स्ट पॉइंट, अभी लाल किताब का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली में, फॉर एग्जाम्पल, ये जो येलो हाउस आपको दिख रहा है, येलो हाउस जिसको हम लग्न कहते हैं। अगर मेरे इस कॉन्वर्सेशन में आपको कोई ऐसा टर्म है जो समझ में नहीं आता, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा, मैं इमीडिएटली आपका वो क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। बिकॉज ये बेसिक टर्म्स है जो समझने जरूरी है। कुंडली के 12 घर होते हैं, जैसे हमें इसमें भी दिख रहा है। और जो पहला घर होता है उसको हम बोलते हैं लग्न, असेंडेंट। अब असेंडेंट की में हर एक की राशि अलग होती है। राशि का मतलब है ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब राशि के नंबर हैं। और हर एक के लग्न में ये नंबर चेंज होता है। किसी पे अगर यहाँ पे 3 आ गया तो उसकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि लग्न हो जाती है। अगर किसी का 10 आ गया तो वो मकर लग्न हो गया, केप्रिकॉर्न लग्न हो गया। अगर किसी का 11 आ गया तो कुंभ यानी कि अक्वेरियस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बर्थ हॉरोस्कोप में हमारा लग्न क्या है। सेकंड, आपका चंद्रमा, आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हुआ है वो हो जाती है आपकी जन्म राशि। ये हुआ लग्न, वो हुआ राशि। ये दो चीज हमें पता ही होनी चाहिए। हम जब भी यूट्यूब पे या न्यूज़पेपर में कभी भी हॉरोस्कोप की रीडिंग करते हैं, हमेशा अपना मून साइन पकड़िएगा। मून साइन, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर 1 नंबर है यानी कि ये मेष लग्न है, और अगर इसका चंद्रमा 7th हाउस 7 नंबर में होता तो इसकी राशि हो जाती लिब्रा। तो ये, आप जो भी ये टाइमली हॉरोस्कोप्स पढ़ते हैं, दैट हैज टू बी अराउंड चंद्र राशि। अब लाल किताब में, अकॉर्डिंग टू लाल किताब, हम सिर्फ काल पुरुष कुंडली फॉलो करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय काल पुरुष कुंडली? डज एनीवन नो? किसी को भी पता है तो आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। काल पुरुष कुंडली, इज एनीवेयर अबाउट मैम, अवेयर मेरे अबाउट इट? फर्स्ट यस। हाउस में मेष राशि ही होती है। क्या मैम? यस कृपा जी, फर्स्ट आई हाउस में कुडंट हियर। मेष राशि ही होती है।
एब्सोल्युटली, यू आर राइट। फर्स्ट हाउस में मेष राशि होती है। यस यस यस, यू आर राइट। काल पुरुष कुंडली का मतलब ये होता है कि फर्स्ट हाउस में सिर्फ मेष राशि से ही स्टार्ट होगा, फिर सेकंड में सेकंड राशि, थर्ड हाउस में थर्ड राशि, फोर्थ में फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा लग्न लिब्रा यानी कि 7 नंबर का लग्न हुआ, लाल किताब को, लाल किताब में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे इन काल पुरुष कुंडली, इन काल पुरुष कुंडली। भले ही आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके कहीं भी प्लेस्ड हो, वो चेंज नहीं होंगे, वो चेंज, जैसे अगर मेरा जुपिटर 12th हाउस में, यहाँ मेरा जुपिटर आ गया और यहाँ पे राशि आ गई 3 नंबर की, मेरे बर्थ हॉरोस्कोप जुपिटर इन 12th हाउस इन जेमिनी साइन, पर जब मैं इसको लाल किताब कुंडली की तरह देखूंगी तो ये 12th हाउस में 12 नंबर राशि ही आएगी, पर जुपिटर यही रहेगा, प्लैनेट्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ राशियां काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लिखी जाएगी। इज दिस क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज गिव मी अ थम्स अप। इज दिस क्लियर? राइट एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन ऑन दिस? ओके ग्रेट। नाउ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाल किताब कुंडली, एंड यहीं से लाल किताब कुंडली की टेक्निक डिफरेंट होना चालू हो जाती है। तो जब आप अपना हॉरोस्कोप लेके बैठेंगे, जब हम क्लास में ईच पर्सन का हॉरोस्कोप लेके बैठेंगे, हम सबसे पहले उसको लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम सिर्फ राशियों को मेष राशि से स्टार्ट करके पाइसेस राशि तक लेके जाएंगे, पर प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज मैं आपको सिर्फ 1 या 2 ग्रामर टॉपिक्स बताऊंगी, बिकॉज ग्रामर टॉपिक समझने के लिए हमें पूरा कोर्स करना रहेगा, बट यूल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि लाल किताब का ग्रामर का मतलब क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन लाल किताब इज पक्का घर, इट इज नोन एज पक्का हाउसेस, पक्का घर। अब लाल किताब की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी क्रूड है, क्रूड इन द सेंस रफ है, इट इज नॉट सो पॉलिश, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो उर्दू में लिखी गई थी और उसे बहुत सारे ऑथर्स में अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। पक्का घर का मतलब क्या होता है? क्या आप सबको पता है कि राशि के ओनर्स कौन होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेष राशि के कौन से प्लैनेट ओनर है? कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी, अनम्यूट करके। श्रेया डू यू नो मेष राशि का लॉर्ड कौन है? हनुमान जी। ओके, वो हनुमान जी इज द देवता, लॉर्ड इज मार्स, मंगल, मंगल, लॉर्ड यस, मंगल है। राइट राइट। सेकंड नंबर के, राशि नंबर 2 के, एनीबॉडी? मून, चंद्र, चंद्रमा से। मून, वीनस, इट इज वीनस। नहीं, वीनस यस इट इज शुक्र। वीनस। मून वहां पे एग्जॉल्टेड होता है और जुपिटर वहां का कारक ग्रह है, बट जो ओके, ओनर्स है जैसे फर्स्ट की मंगल, सेकंड का है तो वीनस, थर्ड का मर्क्यूरी, फोर्थ का मून, मरकरी, फिफ्थ का सन, मून। ऐसे हम हर एक राशि का एक एक ओनर होता है, लॉ। लाल किताब ये कहती है कि भले ही कोई भी ओनर हो, अनम्यूट, म्यूट करना पड़ेगा मैम, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू लाल किताब, हर एक राशि का जो ओनर होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही है। 7 नंबर का वीनस हो गया, 8 नंबर का मार्स हो गया, 9 नंबर के जुपिटर, वो सेम ही है। बट अकॉर्डिंग टू लाल किताब, हर घर का एक प्लैनेट का वो उसका पक्का घर होता है। पक्का घर का मतलब भले वो प्लैनेट यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो या नहीं हो, उस प्लैनेट का इफेक्ट उस घर में रहेगा ही, उस इफेक्ट को हम नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल इन सेकेंड हाउस राशि नंबर 2, वहां पे जुपिटर का वो पक्का घर है, तो वहां पे वीनस ही क्यों नहीं आके बैठ जाए, राहु क्यों नहीं आके बैठ जाए, मंगल क्यों नहीं आके बैठ जाए, जुपिटर का असर तो रहेगा ही रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पक्का हाउस ऑफ लाल किताब, एंड ये हमें हेल्प करता है अ लॉट इन गिविंग प्रिडिक्शंस, ये प्रिडिक्शंस के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने पक्का हाउसेस और कौन से घर की कौन से प्लैनेट पक्का हाउस है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हम आपको जब कोर्स कराएंगे तो हम आपको इन सबकी बुकलेट भी ऑफर करेंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
यस, लाल किताब में एक और ग्रामर का जो टॉपिक है वो है पहला घर और दूसरा घर। पहले घर का मतलब होता है एक नंबर से लेके 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 घर हैं इसको लाल किताब में बोलते हैं पहले घर। और 7 8 9 10 11 12 ये जितने घर हैं इनको हम बोलते हैं बाद के घर, दूसरे घर, बाद के घर। अब ये हमें क्यों समझना है, लाल किताब में जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट आता है, दृष्टि का, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट होता है। जैसे कि जुपिटर की 5 7 और 9 की दृष्टि गिनी जाती है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बट एज पर लाल किताब, जो प्लैनेट्स पहले घर में बैठे हैं वो ही दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट्स को दृष्टि देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस में भी आके बैठ जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो 1 2 3 4 5 हाउस नंबर 2 को भी दृष्टि देगा, हाउस नंबर 4 को भी दृष्टि देगा और 9th हाउस को भी देगा। बट एज पर लाल किताब, अगर जुपिटर 10th हाउस में आ जाए तो उसकी उल्टी दृष्टि नहीं मानी जाएगी। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट पहला घर और बाद के घर समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उल्टी दृष्टि का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो फर्स्ट हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट है वो ही सेकंड हाउसेस, ये बाद वाले घरों को दृष्टि देते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन में, अलग अलग वे में, जिसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द कोर्स। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? मैम, यस। हाँ, मुझे पूछना था कि फर्स्ट हाउस में मेष है और सेकेंड हाउस में भी आपने अभी जुपिटर बोला 7th हाँ, हाउस में, तो उसका क्या हिस्ट्री होगा? 7th हाउस में जुपिटर, हाँ। 7th हाउस में अगर जुपिटर हुआ ना कृपा जी, जैसे, तो उसकी दृष्टि ऊपर फर्स्ट हाउस पे नहीं जाएगी। ओके। हाँ, वैदिक में जाएगी। हाँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर की वो 7वीं दृष्टि हो गई। यस। पर लाल किताब में 7वें घर से दृष्टि पहले घर में नहीं जाती। मीन्स फर्स्ट से 6 तक जाएगी, 7 के बाद नहीं जाएगी। नहीं नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट हाउस में एक प्लैनेट बैठा है तो उसकी दृष्टि 7th हाउस में जाएगी। सेकेंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो हाँ। उसकी दृष्टि 8th हाउस में जाएगी। ओके। थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी दृष्टि 11th हाउस में जाएगी। ओके। ओके। फोर्थ हाउस की दृष्टि 10th में जाएगी। फिफ्थ 10 हाउस की में जाएगी। दृष्टि 9th हाउस में जाएगी। ओ, ओके। और ओके। 6th हाउस की दृष्टि 12th में जाएगी। बट कोई प्लैनेट अगर 11th हाउस में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्स भी बैठ गया, तो उसकी हाँ। 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे नहीं पड़ेगी। अब उल्टा नहीं जाएगा, आप ऐसे उल्टी बोल रहे दृष्टि नहीं, हाँ, उल्टी दृष्टि नहीं पड़ती हैं। ओके। क्योंकि ये नहीं, जो आप, बाद के घर है। हाँ, आपने अभी जुपिटर का बोला 7th हाँ हाउस में, अगर 6th हाउस में होगा तो जुपिटर हाँ, तो उसकी दृष्टि 12th हाउस में जाएगी। जाएगी ना? हाँ। ये ओके। पहले घर में आ गया ना, 1 to 6 के हाउसेस में आ गया। हाँ। हाँ। पर सिर्फ 12th हाउस में जाएगी और कहीं ओके। नहीं। पांच ओके। सात नौ नहीं, सिर्फ 7वीं। ओके। ओके। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे 12वें घर में बैठा हुआ बुध, खाली बुध उल्टी दृष्टि दे सकता है 6ठे घर में। 8वें घर में बैठा हुआ एक प्लैनेट दृष्टि दे सकता है 2nd हाउस में। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे इन द कोर्स, तो मैम ये कैसे पता क्योंकि ये चलेगा कि सब ये लिखने 12वें घर पड़ेंगे। में बैठा है, मरकरी 12वें घर में बैठा है? मैम, वो कुंडली होती है ना आपकी, हाँ आपकी हाँ। कुंडली में सारे प्लैनेट्स होते हैं। अगर आप अच्छा, वो एस्ट्रो दिख सेज पे जाएगा। भी डिटेल, हाँ हाँ हाँ, अगर आप आपके पास अगर फिजिकल कुंडली होगी या आप एस्ट्रो सेज पे डालेंगे तो प्लैनेट की पोजीशन तो बर्थ के टाइम पे फिक्स हो जाती है। ओके आपकी जो जन्म कुंडली है ये वही कुंडली है। ओके ओके। हाँ, मैम, वो फिक्स अगर ही एक है। साथ जैसे आप, 3 यस प्लैनेट्स होंगे तो किसकी दृष्टि होगी? मैम, तीनों की पड़ेगी, तीनों की पड़ेगी। तीनों और वो, की? हाँ, तीनों की पड़ेगी ऑन द हाउस या वो प्लैनेट जिसपे वो फॉल कर रही है, पर तीनों की पड़ेगी। मतलब उस घर में फॉर एग्जाम्पल चौथे घर में 3 प्लैनेट आ गए तो इन तीनों प्लैनेट का असर 10th हाउस में आएगा। ओके। 3 का आएगा, दृष्टि 3 की आएगी।
बस अगर ये 3 प्लैनेट 10th हाउस में आ गए तो 10th हाउस से ये 4th हाउस को नहीं देखेंगे। 10th हाउस को 4th हाउस उनकी पे नहीं दृष्टि होगा, नहीं नहीं, उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। तो फिर 10th हाउस का बात एक भी दृष्टि नहीं होगी। नहीं, 10th हाउस की दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पे दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि जहरीली टक्कर होती है, फिर हाँ बुनियादी ग्रह होते हैं। तो वो हाँ। ग्रह उनके साथ संबंध तो बनाते हैं बट इन अ डिफरेंट, साथ ही दृष्टि से नहीं बनाए। अगर तो 10th अगर आप हाउस हाँ अपना कैप्रिकॉर्न है और उसके हाँ अंदर मर्क्यूरी और सन आ रहे हैं, हाँ तो फिर हाँ, तो मर्क्यूरी और सन की दृष्टि 4th हाउस पे नहीं पड़ेगी। ओके, लेकिन पर दोनों तो मैलिफिक्स है ना ऐसे। नहीं, मर्क्यूरी बेनिफिक है और सन ओके इज नॉट टोटली मैलिफिक। सन इज क्रूर, वो हार्श प्लैनेट है, पर वो टोटली मैलिफिक नहीं है। मैलिफिक प्लैनेट्स मेन 4 ही होते हैं, शनि राहु केतु मंगल, हाँ और मर्क्यूरी तो बेनिफिक है। हाँ, और मर्क्यूरी मर्क्यूरी सन मैलिफिक्स है। हाँ, और मर्क्यूरी सन के साथ बैठा हुआ अच्छा है 10th हाउस में। अच्छा है। मर्क्यूरी कभी भी अकेला नहीं बैठना चाहिए। मर्क्यूरी वीनस या सन के साथ बैठा हुआ अच्छा होता है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी शुड नॉट बी अलोन। अगर मैम, वो अलोन मर्क्यूरी होता है वीनस तो और मून होगा तो मर्क्यूरी वीनस एंड मून 9th हाउस में। मर्क्यूरी वीनस एंड मून, हाँ तो वो मून 9th हाउस में रहेंगे, वो अपना अपना रिजल्ट देंगे, बट वो 9th हाउस से 3rd हाउस को दृष्टि नहीं देंगे। मैम, इसमें एलिमेंट्स वर्क करते हैं। एलिमेंट्स मतलब फायर वाटर अर्थ वाले, यस यस, 5 वो एलिमेंट। इस हाँ, वो इसमें इतना उसका मेंशन नहीं है, क्योंकि लाल किताब में एनालिसिस करने का टेक्निक अलग है। ओके अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये तीनों प्लैनेट मून वीनस और मर्क्यूरी, हाँ अगर वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी अगर 9th हाउस में आ गया, वीनस अगर 9th हाउस में आ गया, लाल किताब के हिसाब से इसको पितृदोष भी कहते हैं, क्योंकि ओके जुपिटर के घर में जुपिटर के एनिमी प्लैनेट्स आ गए। ओके। जुपिटर के घर में जुपिटर के एनिमी प्लैनेट्स आ गए। यामिनी मैम एक स्लाइड ऊपर जाना प्लीज। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 घर, जो 5 घर है वो पक्के घर जुपिटर के हैं। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 11 एंड हाउस नंबर 12। इन घरों में जब भी जुपिटर के एनिमी प्लैनेट्स आके बैठ जाते हैं, जुपिटर के एनिमी प्लैनेट्स कौन से हैं, मतलब नॉट एनिमी, जुपिटर एक सात्विक ग्रह है, वो सबके साथ अच्छा ही रखते हैं, बट वो 3 ग्रह कौन से हैं जो उनके साथ इतना ब्लेंड नहीं होते हैं, मर्क्यूरी वीनस। वीनस एंड राहु। यस, हम्म। मर्करी वीनस राहु, ये 3 ग्रह अगर ये इनके जुपिटर के पक्के घर में आके बैठ जाए, तो लाल किताब के हिसाब से उसको एक पितृदोष या गुरु दोष माना जाता है, जिसकी स्पेसिफिक रेमेडी होती है। मैम, क्लियर? 12th हाउस जुपिटर और राहु है, लेकिन उसमें यस, सैटर्न और राहु होगा तो तो दैट इज नो प्रॉब्लम, वो अपना अपना असर देंगे। राहु यहाँ पे अपना असर देगा, सैटर्न अपना असर देगा, बट ये दोनों उल्टी दृष्टि नहीं देंगे जब हम यहाँ पे दृष्टि की बात कर रहे हैं। मैम, तो लेकिन सैटर्न राहु का का कंजंक्शन पक्का का जो हाउस योग का होता है है, ना वो, हाँ तो इसमें जुपिटर राहु का इफेक्ट डबल हो गया। राहु का इफेक्ट डबल हो गया ना, क्योंकि राहु के पक्के घर में राहु ही आके बैठ गया, वो तो वो गुड है ज्यादा क्या बैड स्ट्रांग है? हो जाता। वो मैम डिपेंड करता है, हमें पूरा पूरा कुंडली देख के बताना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हर प्लैनेट सब घर में बैठा हुआ अच्छा ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लैनेट आपको बुरा रिजल्ट देगा, बस हमें उनसे अच्छे रिजल्ट निकालना आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो। हाँ, उधर जाके उसकी एनर्जी ज्यादा थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाती है, बट देर इज 100% पॉसिबिलिटी कि आप अपने कर्मों से कहीं पे भी बैठे हुए प्लैनेट के रिजल्ट्स को और अच्छा बना सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो एज एस्ट्रोलॉजर्स पहले हमें ये समझना होगा टू हेल्प आवर क्लाइंट्स एंड एक्चुअली डू प्रॉपर एनालिसिस, कि हमें ये गुड बैड के डेफिनेशन से निकलकर इसको परसेंटेज प्रोपोर्शन एंड पॉजिटिव कैसे करना है, इस बारे में सोचना है, राइट? ओके मैम, कैन वी गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? हाँ, नाउ फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज अंधे ग्रह, ब्लाइंड प्लैनेट्स।
नाउ दिस इज दिस वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इन लाल किताब। इसका मतलब ये है कि आपके 10वें भाव में, 10th हाउस में, अगर कोई भी दो एनिमी प्लैनेट्स आके बैठ जाते हैं, तो उन उन वो आपकी लाइफ में बहुत एक्सेसिव प्रोफेशनल स्ट्रगल्स क्रिएट करते हैं, और सैटर्न वहां पे एक्सट्रीमली ओवरपावरिंग हो जाता है। नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट विच इज ऑफ लाल किताब, और ये इसीलिए है बिकॉज प्रोफेशन हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसकी एक आइडियल रेमेडी होती है कि आप 10 ब्लाइंड पीपल को एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार कुछ ना कुछ खाना सर्व कीजिए। बट ये मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, व्हाट इज अंधे ग्रह। एंड ऐसी ही टाइप के देर आर 4-5 ग्रामर टॉपिक्स तो हम लाल किताब में समझ सकते हैं। यस मैम, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। नेक्स्ट वन। मैम ओके, तो ये चेंज भी यस होते रहते हैं ना? मैम, वो देखिए आपके जो बर्थ हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स है वो तो फिक्स हो गए, वो हाँ हाँ। चेंज नहीं होंगे। बट हाँ, प्लैनेट्स आर मूविंग, वो यूनिवर्स में मूव हो रहे हैं, तो वो आपकी हम्म कुंडली में भी अलग अलग घरों में मूव हो रहे हैं। बट अगर आपके 12वें घर में जन्म के वक्त शनि आके बैठ गए तो वो फिक्स हो गया। अब अगर आपके 12वें घर में शनि है और उसके ऊपर से कोई प्लैनेट जा रहा है, तो वो उसका मिला जुला असर देता है। तो ये सब हमको ट्रांजिट और गोचर में समझना है। ओके। इसको बोलते हैं ट्रांजिट। तो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, इसीलिए हमें डेली हॉरोस्कोप, डेली ये हम बनाते हैं, डेली प्रिडिक्शन। और बट वही, आपके जो ये क्योंकि बर्थ हॉरोस्कोप, जैसे लाल हाँ किताब के प्रिडिक्शन ना हर ईयरली चेंज होते हैं। हाँ, मैं आपको बस वही एक नेक्स्ट पॉइंट बता रही थी कि ये जो ट्रांजिट और गोचर है ना, ये लाल किताब में अप्लाई नहीं है। ट्रांजिट और गोचर का जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक में अप्लाई होता है, लाल किताब में बनता है वर्ष फल। वर्ष फल मतलब एनुअल प्रिडिक्शन, वो एनुअल। एनुअल प्रिडिक्शन है। तो एक हो गया, जैसे आपको अगर पता हो वैदिक हॉरोस्कोप, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम लग्न चार्ट देखते हैं, मून चार्ट हम्म। देखते हैं, और उसके अलावा वर्गा चार्ट होता है। देयर आर 16 डिविजनल चार्ट, हर एक एलिमेंट के लिए एक एक चार्ट बना हुआ है, नवमांश, दशमांश, चतुर्थांश, ये सब बने सही सही हुए हैं। सही। पर लाल किताब में दो ही कुंडली है, सिर्फ दो। ओके। एक है आपकी बर्थ हॉरोस्कोप और एक है वर्षफल कुंडली। वर्षफल कुंडली भी बनाने की एक टेक्निक होती है, बट उसमें ना ही चंद्र कुंडली है, और जो लग्न कुंडली है वही आपकी लाल किताब कुंडली है। तो ये टेक्निक भी थोड़ी सिंपल है, बट एक्यूरेट है। मैंने क्योंकि कितनी बार देखा है कि वैदिक की तो बहुत टफ है, आप इतना इजीली नहीं समझ सकते हो। you need to, yes, go a little more in depth. There is no doubt about it, because उसमें आपको डिग्री समझनी पड़ती है, इंटरप्लैनेटरी वॉर हम्म। समझना पड़ता है, वर्गाचार्ट समझने पड़ते हैं, दृष्टियां अलग होती है। और फिर जैसे आपको लग्न में जो दिखता है, नवमांश में जाके देखना पड़ता है कि प्लैनेट का एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको सूर्य फर्स्ट हाउस में दिख रहा है लग्न में, पर नवमांश में वो 12वें घर में चला गया, तो सूर्य वीक हो गया। पर लाल किताब में हम लग्न में ही सूर्य के महेश्वरी प्लैनेट्स को देख के बता सकते हैं कि सूर्य की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। इसीलिए लाल किताब में दो ही कुंडली फॉलो करते हैं, बट उसका ग्रामर समझना इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने आपको ग्रामर की खाली ग्लिम्स दी है, हमें कम से कम 1-1.5 महीना पूरा ग्रामर समझना पड़ता है, अपनी कुंडलियों पे अप्लाई करना पड़ता है, देन वी कैन वे- अंडरस्टैंड एंड गो टू द रेमेडीज का। तो पर जो मैम ये वर्ष कितने फल दिन है, का कोर्स होता है पूरा? मैम, ये हमारा ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स चलेगा। अच्छा। एंड दिस इज बेसिक। इसके बाद हम एक एडवांस भी करेंगे, जिसमें हम वर्ष फल भी बनाना सिखाएंगे। देखिए पहले वही, तो वर्ष देखो फल वही तो मेन सबको, होता है ना, वर्षफल ही तो मेन होता है। नहीं नहीं, वर्ष फल भी है, बट बर्थ चार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्ष फल तो हम आपको बताएंगे, बट मैं आपको भी वही पॉइंट बता रही थी, इसमें आप वर्ष फल डायरेक्टली एस्ट्रोसेट से निकाल सकते हो। ओके। यस, तो हम आपको, यू डोंट हैव टू एक्चुअली सिट एंड मेक इट। एडवांस में हम आपको उसको हाथ से बनाना सिखाएंगे, बट वर्ष फल का ऑब्वियसली हम आपको नॉलेज बेसिक में देंगे ही। राइट, तो वर्षफल के हिसाब से फिर आप अपनी वर्षफल की कुंडलियां बना सकते हो, जो आपके बर्थ डेट से चालू होके नेक्स्ट बर्थ डेट तक चलती है। राइट, ओके,
नाउ वील कम टू द रेमेडीज पार्ट। तो अभी जैसे आप सबने अपने अपने इनपुट्स दिए अबाउट रेमेडीज कि वो घर से चीजें हम निकाल सकते हैं, काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, हम अपने हाथ से कर सकते हैं। ऑल दीज पॉइंट्स आर राइट। तो आई जस्ट वांट कि आप में से कोई एक दो मुझे ये बताए कि आपने कभी कोई लाल किताब रेमेडीज की है क्या? इफ एनीबडी कैन टेल मी, आपने अभी कोई लाल किताब रेमेडीज की है अभी तक? मैम रेमेडीज तो की है, लेकिन वो लाल किताब हाँ। की होती है क्या नहीं फिर पता चलता है कि ये लाल अच्छा। किताब की है वैसे। ओके 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 ओके। यश श्रेया? यस मैम, यश श्रेया मैंने की की है? है ओके अपने ओके बेटे नाइस। की। मुझे किसने बताया था कि मूली सिराने पे रख दो और फिर वो यस मंदिर में यस ले यस आना, और कुछ कॉइन्स जल प्रवाह कर देना, यस ये कॉपर कॉइन्स, यस, राइट राइट। है ना। तो ये सब जो रेमेडीज होती है ये पर्टिकुलरली लाल किताब की है। वैदिक में चार पांच मेन कैटेगरी होती है रेमेडीज की, जो है मंत्र चैंटिंग, फास्टिंग, डोनेशंस, रुद्राक्ष एंड पूजा हवन। ये सारी वैदिक कैटेगरी में आती है, जो कि इक्वली हम्म। पावरफुल होती है। बट इट्स नॉट समटाइम्स इजी कि हम बैठ के 17,000 मंत्र जाप। इट्स नॉट इजी, इट्स इट्स नॉट नॉट इजी, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस भी फॉलो करने पड़ते हम्म। हैं। वी हैव और टू फॉलो अ मतलब कि पर्टिकुलर ठीक है, लाइफस्टाइल। बहुत ज्यादा ओरा क्लीन होता है, लेकिन यस हमें बहुत प्रोटेक्ट रखना पड़ता है हर चीज से अपने को। यस। हम्म। Also gemstones, as you know, these days it is not that easy for everybody. इसी रीजन से लाल किताब अच्छा came मैम, into जैसे ये लाल existence. किताब की रेमेडीज हैं, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं? यस, 100%। देखिए, लाल किताब की रेमेडीज जल्दी असर देती है, काफी जल्दी असर देती है, बट वही वैदिक का एक ही थोड़ा एडवांटेज रहता है कि उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। जैसे मंत्र जाप का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो नहीं। साइड इफेक्ट। कोई हम्म। भी कर सकता है ऑफ एनी प्लैनेट। हाँ, आप दशा अंतरदशा कुंडली का प्लेसमेंट प्लान ये सब करके देखोगे तो इट इज मच बेटर। बट कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं, लाल किताब में हमें थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है, बिकॉज ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो मैं आपको आज थोड़े पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे कि आप ये समझ जाएंगे कि आप अपनी कुंडली देखकर भी फाइनली लाल किताब रेमेडीज बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डेफिनेटली पावरफुल है, बट इट हैज टू बी परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन। आपको डीप एनालिसिस करना पड़ता है, राइट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ता है। ये नहीं कि बस हम ये इसमें लिखा हुआ है तो हम कर दें। वी विल ट्राई एंड गिव यू लॉजिक कि ये करना क्यों है। लाल किताब में पांच मेन मेथड होते हैं। अगर आपको रेमेडीज डिजाइन करनी है, सो देर आर 5 मेन मेथड्स। सबसे पहला होता है डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ इनऑस्पिशियस प्लांट। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज के ऊपर अगेन आई एम टेलिंग यू, लाल किताब उर्दू में लिखी गई थी तो उसको रफली ट्रांसलेट किया गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ किलिंग ऑफ इनऑस्पिशियस प्लैनेट्स का मतलब है उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर देना, ऑलमोस्ट 90%। अब हम वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वीनस इनऑस्पिशियस कंसिडर किया गया 8,000। तो अगर आप वीनस से रिलेटेड चीजों को अगर जमीन के अंदर दबा देते हैं, इफ यू पुट इट इनसाइड द जमीन, तो एज पर लाल किताब आपने उस प्लैनेट का असर कम से कम 1 साल तक, ये स्पेशली वर्षफल में हम देते हैं करवाते हैं, तो आपने 1 साल तक उस प्लैनेट से मिलने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स का असर टोटली खत्म कर दिया। अब पर्सनली जो मैंने सीखा भी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे टीचर्स ने भी मुझे सिखाया है, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी भी प्लैनेट के इफेक्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना। प्लैनेट कहीं पे भी बैठा है, उसमें कुछ तो क्षमता होती है थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट भी दे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि रेमेडीज हमें बहुत प्रैक्टिकली और केयरफुली करना, वी शुड ट्राई एंड अवॉइड दिस रेमेडी। बट यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का शनि आ गया 7th हाउस में एंड हमें दिख रहा है कि उसके ऊपर दृष्टियां भी पड़ रही है, उसको अगर वो प्लैनेट ज्यादा खराब हो गया है बिकॉज ऑफ कंडीशन, देन वी कैन डू दिस रेमेडी, देन वी कैन डू दिस रेमेडी। सेकेंड होता है आर्टिकल्स को प्लान वाटर में बहा देना, आर्टिकल रिलेटेड टू दैट प्लैनेट, ताकि उस प्लैनेट की एनर्जी को आप अपने मन से प्रार्थना करके, यू आर सरेंडरिंग, आप अपने आप से जल के थ्रू उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक मीनिंग कि जल प्रवाह करवाते क्यों है, ताकि वो आप अपने आप से दूर कर सके।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मार्स आ गया 12th हाउस, तो मार्स 12th हाउस में अपने अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है, बट इन केस अगर 6th हाउस तो राहु भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, तो डेफिनेटली मंगल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इनऑस्पिशियस हो जाता है। तो इट इज बेटर कि हम मंगल से रिलेटेड आर्टिकल्स को पानी में फ्लो करते हैं। अब जब लाल किताब की रेमेडीज बनी गई थी, तब टाइम्स में डिफरेंट, लाइफस्टाइल अलग थी, लोग विलेज में भी रहते थे, स्मॉल टाउन्स में रहते थे, पानी में बहाना पॉसिबल होता था ना। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई जैसी सिटी में रहती हूँ, मेरे लिए पानी में बहाना मतलब मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। तो फॉर सम रेमेडीज आई माइट डू इट। सेकेंडली अलाउ भी नहीं करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अलाउ। इसीलिए ऑल्टरनेट है कि आप इसको मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। ओनली इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लोइंग इन द वाटर, तो आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, या फिर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप चौराहे पे रखिए। So this is the way you can perform the remedy अगर पानी वाली रेमेडी पॉसिबल नहीं है तो। मैम नेक्स्ट स्लाइड। यस, बेस्ट कभी कभी होता है कि हम उस प्लैनेट की एनर्जी को ही चेंज कर दें। जैसे कि राहु अगर 5th हाउस में आ गया आपके बर्थ चार्ट में, तो वो थोड़ा बहुत आपकी प्रोजेनी और चिल्ड्रन के लिए तकलीफ पहुंचा सकता है, देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशन। बट उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना या उसकी एनर्जी को टोटली खत्म करने से इट कैन ऑल्सो गिव वर्स इफेक्ट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके चाइल्ड बर्थ के लिए या आपके चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए एक सिग्निफिकेंट प्लैनेट भी बन गया, बिकॉज 5th हाउस में उसकी एनर्जी तो आ ही गई। तो ऐसे में हम इस प्लैनेट की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस में अगर राहु आ गया, तो हम रिकमेंड करते हैं, एज पर लाल किताब की रेमेडी ये है कि आप सिल्वर का हाथी रखिए। सिल्वर का हाथी, अब ये सिल्वर का हाथी जब हम रखते हैं, तो ये पर्टिकुलर ग्राम का होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, उसकी सूंड नीचे होनी चाहिए, राइट लेग आगे होना चाहिए, और वो सिल्वर में होना चाहिए। गंगा जल में उसको सिल्वर की बोल में रखा जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने इसको सिल्वर देकर इस तक मून की एनर्जी पहुंचाकर राहु को शांत कर दिया, उसे वहीं पर पैसिफाई कर दिया। क्योंकि मून एक ऐसा प्लैनेट है, मून इज नोन एज द मदर इन एस्ट्रोलॉजी। मून की एनर्जी को हम मदर की एनर्जी से कंपेयर करते हैं, उसकी शरण में जाके सारे प्लैनेट्स पैसिफाई होने लगते हैं। तो ये उसकी एक रेमेडी बन जाती है। क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज बहुत थॉटफुली और लॉजिकली बनाई गई है। अगर हम भी वो समझ के करेंगे, देन वी कैन अप्लाई दिस रेमेडीज इन अ मच बेटर वे। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका कोई प्लैनेट बर्थ हॉरोस्कोप में या वर्षफल में एक अच्छी जगह पे आ गया, तो आप उसको और चकोली शोधणार आहे पावरफुल माझी कीजिए ना, आप उसको और एनर्जाइज चकोली क्रीम कीजिए। शोधणार आहे यू शुड एनर्जाइज इट। ये भी लाल किताब बताता है कि अगर हमको एक प्लैनेट जो कि इनऑस्पिशियस प्लेसमेंट में आ गया, उसकी हीलिंग करनी है, तो एक पॉजिटिव प्लैनेट को और एनर्जाइज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मून, जैसे हम सब जानते हैं कि मून 2nd हाउस में अपनी एग्जॉल्टेड राशि में आ जाता है, वो हाईएस्ट रिजल्ट दे सकता है अपनी एग्जॉल्टेड राशि में। तब आप जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट आपका जो घर है वास्तु के हिसाब से उसका रूलर मून है, आप वहां पे मून के आर्टिकल्स को रख दीजिए। व्हाइट हॉर्स रख सकते हैं, सिल्वर हॉर्स रख सकते हैं, राइस रख सकते हैं, आप रेन वाटर रख सकते हैं, गंगा जल रख सकते हैं। पर अगर वर्षफल में आपके ऐसे कोई प्लैनेट ऑस्पिशियसली प्लेस हो गए, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर आपके 1st हाउस में आ गया, जुपिटर 1st हाउस में इज कंसिडर्ड वेरी गुड, तो आप गोल्ड की चेन पहन सकते हैं। तो उसमें आपने जुपिटर की एनर्जी को 1st हाउस में और ज्यादा एनर्जाइज करके उसको और बल दे दिया। सेकेंडली, बहुत अच्छी रेमेडी होती है, जैसे कि हम प्लैनेट के दो सिग्निफिकेटर्स को मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीनस है, तो वीनस का एक सिग्निफिकेटर, एक आर्टिकल होती है गाय, काउ, ये वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी दूसरी आर्टिकल होती है सोरघम, जिसको हम जवार भी बोलते हैं। सोरघम, आई नो इट एज सोरघम, वो व्हाइट कलर का होता है जो काउस खाती है, वो भी वीनस में रिप्रेजेंट करता है। आप उस दोनों को मिला दीजिए, आप व्हाइट काउ को एवरी फ्राइडे के फ्राइडे सोरघम खिलाइए, आपने वीनस को बल दे दिया। अगर सपोज आपको वीनस और मर्क्यूरी की रेमेडी करनी है, तो आप दुर्गा माता के ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा चढ़ा सकते। ग्रीन कलर मर्क्यूरी हो गया, कपड़ा वीनस। सो द होल आइडिया इज प्लैनेट्स के दो आर्टिकल्स को मिलाकर आप उसकी एक अच्छी सी रेमेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सन 7th हाउस में आ गया, देन
आपको गाय को चारा देना चाहिए, बट यू शुड गिव इट टू अ ब्लैक काउ। एक ब्लैक काउ को चारा देना चाहिए ताकि वीनस को थोड़ा सैटर्न का सपोर्ट मिल जाए। ये भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कौन से प्लैनेट को किसका सपोर्ट देना चाहिए। एंड देन दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट डिजाइनिंग योर रेमेडीज। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनी क्वेश्चंस अराउंड दिस? इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चंस? ओके। यामिनी मैम, आप थोड़ा पोस्ट के बारे में बताएंगे हमें, तब तक इसके बाद इस when are we starting and everything? हेलो यामिनी मैम। अच्छा, मैं म्यूट यस है। मैम। सॉरी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। बोलिए। आप कोर्स के बारे में बताएंगे सबको? हाँ मैम, एक सेकंड दीजिए मुझे। यस यस। यस मैम, बताइए। चलिए, हमारा जो लाल किताब का कोर्स होने वाला है, मैम पहले ये बताइए कि क्या क्या चीजें आप इसमें सिखाओगे। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। क्या क्या नो चीजें आप प्रॉब्लम, सिखाओगे इसमें, पहले नो ये प्रॉब्लम। बताइए मैम। तो जैसे मैंने आपको बताया, तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं लाल किताब के, जो कि है लाल किताब का ग्रामर, वर्षफल एंड रेमेडीज। तो उसमें हम आपको आपका बर्थ हॉरोस्कोप का पूरा एनालिसिस देंगे। एंड हम आपको ग्रामर बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि 12 हाउसेज में हर प्लैनेट का क्या इफेक्ट होता है। सन इन 12 हाउसेज, मून इन 12 हाउसेज, जुपिटर इन 12 हाउसेज, एक्सेट्रा, ऐसे हम आपको बताएंगे। एंड फिर हम आपको आपका वर्षफल एस्ट्रोसेज पे भी कैसे बना सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे, ताकि आप अपना खुद का वर्षफल भी एनालाइज कर सके। बर्थ हॉरोस्कोप और वर्षफल एनालाइज करने की टेक्निक सेम, टेक्निक पे फर्क नहीं है, उसके लिए भी आपको बस ग्रामर आना चाहिए। एंड थर्डली हम आपको रेमेडीज बताएंगे, जो हाउस वाइज रेमेडीज हो। हाउस वाइज रेमेडीज, फॉर एग्जाम्पल अगर वीनस 12th हाउस में है तो आपको उसकी स्पेसिफिकली क्या रेमेडीज करनी चाहिए। अगर सैटर्न वीनस साथ में है तो हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। कंजंक्शन के बारे में भी बताएंगे इन फॉर्म ऑफ रेमेडीज। तो ये सब कवर करते करते हमें मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लगेंगे ही। बट इसके बाद आपका मतलब ऑलमोस्ट बेसिक बेसिक टू एडवांस भी कवर हो ही जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो अगर आपको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है देन यू नीड। अदरवाइज विद दिस आप अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स का आराम से एनालाइज कर पाएंगे और रेमेडीज भी दे पाएंगे। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? मैम इसके चार्जेस क्या हैं? मैम दिस वन 6999। ओके ओके। So this is a full 3 to 4 months course. We will also give you booklets जिसमें कि आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर नोट्स बना के देंगे, because we will need that again and again for reference. And we'll do this at least 3 times in a week, वरना ये 6 महीने चलता है। लाल किताब के बेसिक कोर्सेज ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए चलता है। वील ट्राई एंड कवर दिस इन 3 months बाय डूइंग थ्राइस अ वीक। यस, ठीक है। सो वील गेट बैक टू आवर पावर पॉइंट्स, और मैं आपको सिर्फ 2 3 और पॉइंट्स बताऊंगी अबाउट द रेमेडीज, एंड देन इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। मैम पावर पॉइंट प्लीज। यस, यस, यू नो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैम उसके ऊपर वाली स्लाइड, उसके ऊपर वाली। हाँ, आप जब बोलते हैं ना कि कॉस्ट इफेक्टिव है, घर से चीज निकल सकती है, हम अपने आप कर सकते हैं, देर इज अ रीजन टू इट। आपको पता है 3 टाइप के हमारे कर्मास होते हैं एज पर आर वैदिक लिटरेचर। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्म वो होते हैं जो आप डेली बेसिस पे आपके जो डे टू डे एक्शंस हैं, जो अल्टीमेटली आपके संचित कर्मा में जुड़ते हैं, और जब वक्त आता है प्रारब्ध कर्म बन के वो आपको रिजल्ट देते हैं। लाल किताब की फिलॉसफी बहुत मानती है इन क्रियामान कर्म। आप डे टू डे कैसे एक्शंस करते हैं। कितनी बार हम देखते हैं कि इसकी कुंडली में सूर्य तो फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, चाहे अपनी डिबिलिटेटेड राशि में क्यों ना हो। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट फर्स्ट हाउस में सूर्य बहुत पावरफुल हो जाता है। बट अगर आप
एक डिसिप्लिन लाइफ, एक कमिटेड लाइफ नहीं जीते हैं, अगर आप इवन इफ यू टेक फ्री गिफ्ट्स विदाउट पेइंग एनीथिंग इन रिटर्न, या फिर अगर आप मॉर्निंग में अपनी रूटीन को बहुत स्लो कर देते हैं, ये क्रियामान कर्मों से भी सूर्य के रिजल्ट्स में फर्क आता है। सिर्फ प्लैनेट के हॉरोस्कोप में बैठ जाने से हमें उस प्लैनेट के रिजल्ट्स नहीं क्या मिलते। करते हैं मैम मॉर्निंग में? अगर आप मॉर्निंग में उठ के यू डोंट फॉलो अ प्रॉपर रूटीन, जैसे 8 से 10 के बीच में यस नहा यस। लेना, अपनी पूजा करना, देना, बिकॉज आप जितना लेट करते हैं उतना आप शनि को मॉर्निंग में एक्टिवेट करते हैं, एंड शनि सूर्य इनविकल, दे आर एनिमीज। तो ये लाल किताब की जो रेमेडीज है वो आपके डे टू डे बिहेवियर के अराउंड भी बहुत होती है। डे टू डे अभी जैसे सूर्य को अर्घ देना एक रेमेडी है, जिसके लिए आपको सुबह उठ के वहां पर सूर्य देव के दर्शन करने पड़ेंगे, बट उससे आपको सूर्य की किरणें मिलती है। इट हेल्प्स यू बूस्ट योर इम्यूनिटी, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड। और सूर्य मैम के पास साक्षात आपको दर्शन भी हो जाते हैं ना? दर्शन होते हैं, दैट इज द ओनली हम्म। प्लैनेट जिसके दर्शन, मतलब प्लैनेट नहीं, बट दैट इज द ओनली थिंग जिसके हम देवता दर्शन है कर वो, सकते देवता है आदित्य। यस, आदित्य हैं। पुत्र देवता है एक। So the point is that is सबके पीछे the logic is this, कि आप अपने डे टू डे एक्शन से अपने प्लैनेट के रिजल्ट्स इंप्रूव कर सके। अगर जैसे केतु की एक बहुत सिंपल रेमेडी है, 43 डेज तक मंदिर में तीन केले चढ़ाना, तीन केले चढ़ाना। जो मंदिर है, मंदिर जुपिटर है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, जुपिटर इज मंदिर, मंदिर की सीढ़ियां केतु है, मंदिर पे जो झंडा चढ़ता है वो केतु है। तो जब आप तीन केले, तीन नंबर स्पेसिफिकली दिया जाता है केतु की रेमेडी के लिए 43 डेज तक, अगर आप वो चढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली केतु की रेमेडी होती है। आप ये सोचिए कि रोज मंदिर जाने से हमारा ऑरा कितना क्लीन हो जाएगा, एंड इट विल ओनली मैम टेक तो अ जैसे फ्यू आप ये बोल रहे हो मिनट्स। कि जुपिटर्स वाले को 43 डेज केले चढ़ाने हाँ, चाहिए, तो वो क्या केतु फिर केतु महादशा की के? रेमेडी, अच्छा, दैट इज केतु केतु की रेमेडी। रेमेडी। तो तो इसमें केतु के लिए महादशा, तो महादशा इज डिफरेंट। यहाँ पे बेबी की महादशा अप्लाई नहीं होती है, वो हम आपको आपके वर्षफल में से देख के बताएंगे कि आपको कब वो रेमेडी करनी चाहिए। अच्छा, तो अगर ये कैसे केतु, पता चलेगा कि ये केतु का, हमको केतु है तो मैम वर्षफल हमें? के, वर्षफल में बताएंगे आपको कि वर्षफल में आपको एनालाइज कैसे करना है। तो ओके उसमें आपको ओके। पता चल जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल केतु अगर 10th हाउस में आ गया, 10th हाउस में केतु तो आ गया और उसके ऊपर मार्स की भी दृष्टि पड़ रही है, तो अब केतु तो 10th हाउस में आ गया तो प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी देगा, अप एंड डाउन कर देगा, अनसेटल करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में डिटैचमेंट क्रिएट कर डिटेचमेंट देगा, कर देता है, जॉब तक छुड़ा डिटेचमेंट, देता है। और सब अगर कुछ, उसके वो साथ एवरीथिंग। में, अगर उसके साथ में मार्स की भी दृष्टि पड़ रही है तो उसका इम्पैक्ट और नेगेटिव हो सकता है, तब हमें ये रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर सपोज मार्स की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो हम केतु की कोई और रेमेडी बता सकते हैं जो 43 डेज तक नहीं करनी। तो ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप लाल किताब ग्रामर से कुंडली को एनालाइज करना सीख जाएंगे। यस यस। तो आपके क्रियामान कर्मों के बेसिस पे लाल किताब की रेमेडीज बन गई। दो टाइप की रेमेडी होती है, दो टाइप की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है स्टैंडर्ड रेमेडी, जेनेरिक रेमेडी, जो हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिक रेमेडी वो होती है जो आपको मतलब अपने कि चार्ट कॉमन, के हिसाब कि से। अपन करेंगे तो मतलब कि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, हम कॉमन चीज यस होगी है। यस, दैट इज अ स्टैंडर्ड रेमेडी, दैट इज अ जेनेरिक ओके। रेमेडी। एंड जो स्पेसिफिक रेमेडी होती है वो हमें करनी है आपके चार्ट के हिसाब से, आपके वर्षफल के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जुपिटर अगर 1st हाउस में है, चाहे वो आपके बर्थ हॉरोस्कोप में हो या वर्षफल में हो, डेली केसर का तिलक लगाना, केसर का तिलक यहाँ पे लगाना एक जेनेरिक रेमेडी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। बट अगर जुपिटर पे कोई रीजन से वो उसकी कोई प्लैनेट के कारण जुपिटर का इफेक्ट कम हो रहा हो, जो हमें एनालाइज करके पता चलेगा, तब हम जुपिटर की स्पेसिफिक रेमेडी करेंगे। तो ये होता है डिफरेंस इन लाल किताब की जो जेनेरिक रेमेडी है, जो स्पेसिफिक रेमेडी है। फॉर एग्जाम्पल मून, अगर थोड़ा स्लीप इश्यूज है, मन थोड़ा उदास रहता है, बिकॉज मून आपका मन है, अगर थोड़ी टेंशन रहते हैं, थोड़ी एंजाइटी इश्यूज है, एक बहुत सिंपल जेनेरिक रेमेडी जो बहुत इफेक्टिव है एज पर लाल किताब, रात को सोते वक्त आप अपने बाजू में पानी भर के रखिए, अपने सिरहाने के बाजू में
किसी भी कंटेनर में आप पानी भर के रखिए 43 डेज तक, और उस पानी को नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्लांट्स में डाल दीजिए। मून भी पानी है, और पानी में ही वो बहुत एनर्जी होती है कि वो आपके सबकॉन्शियस के थॉट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। रात को हमारा सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है, नेगेटिव पर ये थॉट्स को। रेमेडी करने से, हाँ, ये रेमेडी आप 43 डेज तक करेंगे तो आप थोड़ा रिलीफ फील करने लगेंगे। इट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी, एनीबॉडी कैन डू दैट। बट अगर आपको राहु का हाथी, जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर का, आपके घर में रखना है, वो स्पेसिफिक रेमेडी है, वो चार्ट देखकर ही करनी चाहिए, वो हर किसी को नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन शुड इनिशिएट वन रेमेडी एट अ टाइम। सारी रेमेडी साथ में नहीं चालू कर देनी चाहिए, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग टू मेनी प्लान्स। अब वो कौन सी रेमेडी कैसे करनी चाहिए, कौन सी पहले स्टार्ट करनी चाहिए, यू विल नो एज पर द एनालिसिस ऑफ योर चार्ट। रेमेडीज हमेशा बर्थ चार्ट और वर्ष कुंडली दोनों को देखकर की जाती है, देख सिर्फ की वर्ष जाती है। कुंडली नहीं, दोनों को देखकर किए जाना बहुत जरूरी है। मैं ये हम्म। सब पॉइंट्स आपको इसके लिए बता रही हूँ, अगर हम ये समझ कर नहीं करेंगे ना, तो हम खाली रेमेडीज करते रहेंगे और हमें लगेगा इफेक्ट तो आया ही नहीं। सही बात है। और फिर अब मतलब जिसने बताया उसको भी गलत इम्पैक्ट। गलत इम्पैक्ट। अभी हाँ आपने ना। अगर आप सेकेंड हाउस में, हाँ सेकेंड हाउस किसी में जैसे अगर सपोज आपके, मैंने ही किया और मैं किसी को बता रही हूँ, तो मेरा कर्मास भी तो चीज गलत ही होगी ना। कि आप खुद तो गलत हो, थर्ड एग्जैक्टली, को भी आप चीज गलत ही करवा रही हो। ये तो एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं हमको भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए अगर हम रेमेडी किसी को सजेस्ट करते हैं तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, हम्म। अदरवाइज इट्स बेटर दैट वी डोंट सजेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सेकेंड हाउस में राहु बैठा है इन द बर्थ हॉरोस्कोप, सेकेंड हाउस में, वर्ष फल में अगर राहु सेकेंड हाउस में नहीं है, तो आप मंदिर की रेमेडी दे सकते हैं। पर अगर वर्ष फल में भी राहु सेकेंड हाउस में आ गया, तो आप राहु के एनिमी प्लैनेट्स की चीजें मंदिर तक नहीं पहुंचा सकते। नाउ दिस इज द फिलोसफी एंड द लॉजिक गिवन बाय लाल किताब। हो सकता है वेदिक का कॉन्सेप्ट अलग हो, बट दिस इज व्हाट इट इज मेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आप जो गले में स्टोन्स पहनते हो, चेन में जो स्टोन्स पहनते हो, यू हैव टू सी कि लग्न में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर मेरे लग्न में मर्क्यूरी है, आई शुड नॉट वेयर मोती, मुझे मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वहां पे मर्क्यूरी ऑलरेडी उसकी एनर्जी है, बर्थ हॉरोस्कोप में है, तो वो एनर्जी हमेशा रहेगी। वहां मून की एनर्जी मिक्स कर देने से वो दोनों एनिमी प्लैनेट्स, आप हम्म। जो भी स्टोन गले में पहनते हो, उसका डायरेक्ट असर आपके थॉट्स पे जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और द कभी कभी हम वी वेट 2-3 स्टोन्स टुगेदर, कितना chaos क्रिएट हो रहा है ब्रेन में। इट्स नॉट नीडेड, नहीं जरूरत है। Sometimes doing excessive of remedies or doing more of it can spoil things. पर ये चीजें हमें समझ कर करनी चाहिए, ये सब डिटेल्स हमें लाल किताब में समझ में आती है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अभी यहाँ पे एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है हेल्प ऑफ डिपेंडेंट एंड फ्रेंडली प्लैनेट्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मून अगर आपके 6th हाउस में आ गया, 6th हाउस में मून इज डेफिनेटली नॉट कंसिडर्ड फेवरेबल। मून की जो एनर्जी है वो 6th हाउस के लिए नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट का, डिजीजेस का घर है, इट इज नॉट फेवरेबल देयर। तो अगर आपको मून की बेस्ट रेमेडी करनी है, तो मून की रेमेडी के बजाय मून के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स है, मंगल, सूर्य और जुपिटर, आप उनकी चीजें डोनेट करो, तो उसका हेल्प मून को पहुंचेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अगर आप वीनस अगर कहीं वीक पड़ रहा है, तो आप सैटर्न के रेमेडी से भी वीनस को सपोर्ट पहुंचा सकते हो, बिकॉज केतु और सैटर्न वीनस को सपोर्ट देते हैं। अब ये क्यों है? बिकॉज मून ऑलरेडी काफी वीक है, आप उसकी कितनी भी रेमेडीज करेंगे, अगर उसके बजाय आप उसके फ्रेंड्स की रेमेडीज करके, जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड इन एनी प्लान का, उसकी एनर्जी उस तक जल्दी पहुंचती है। सो वी शुड डू दोज रेमेडीज। फॉर एग्जाम्पल, आप केसर का दूध पीजिए, केसर का दूध में ऑटोमेटिकली जुपिटर की एनर्जी आ गई। एस्ट्रोलॉजी में आपका डाइट, ये एक रेमेडी है, डाइट इज अ रेमेडी। अगर 8th हाउस रेमेडी। में आपका मून है, आप मिल्क प्रोडक्ट्स खाइए, पनीर खाइए, व्हाइट आइटम्स खाइए,
इसके आपके लिए अंदर मैम मून की एनर्जी आएगी। अगर मून 8 हाउस किस में, अगर मून वीक पड़ रहा है, कहीं से भी मून वीक अच्छा पड़ रहा है, ओके ओके तो फूड ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का मार्स ऑलरेडी बहुत हैवी है, मार्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, यू शुड नॉट ईट बेक्ड प्रोडक्ट्स, ब्रेड वगैरह नहीं खानी चाहिए। वो मंगल को बद कर वो मंगल को खराब कर देता है। फूड अपने आप में एक थेरेपी है, जैसे कि तो केसर का जैसे दूध पीना अपने मैम आप में एक जैसे रेमेडी है। जैसे मंगल बध होने के कारण फिर हमको मसूर की दाल लाल वस्त्र ये चीजें नहीं पहननी पड़ेगी। नहीं, अगर मंगल आपका बद है तो आप लाल मसूर खा सकते हैं, उससे आपको मार्स की एनर्जी मिलेगी। मंगल का ओके बद होना ओके मतलब मंगल नेगेटिव होगी, तो हमको ओके मार्स ओके की एनर्जी चाहिए। पर अगर अच्छा मार्स ओ 8 हाउस में है, देन यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज वहां हमको मार्स की एनर्जी निकालनी है और नहीं लेनी। अगर मार्स शनि के साथ में कहीं बैठकर कॉम्बस्ट हो रहा है या वीक हो रहा है, तब आप खाइए, ताकि आपको मार्स की एनर्जी मिले। पर अगर मार्स 8 हाउस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्शन और स्ट्रॉन्ग एग्रेशन क्रिएटर है, बिकॉज 8 हाउस में, अच्छा तब आप उसकी एनर्जी को रिलीज कीजिए, तब आप खाइए। अच्छा ये मैम कब नहीं खाते हैं जब हमारा कोई कुछ प्लेनेट स्ट्रांग होता है तब। हाँ, मतलब कुछ डिपेंड करता है, जैसे शनि की तो आइटम्स हमें नहीं खानी चाहिए, वी शुड रिड्यूस इट। जैसे कि शनि की दशा में आपको शनि के आइटम ज्यादा नहीं खा के डोनेट करना चाहिए। तो हम्म ये सब ना, जब आप इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर। ओके ओके मतलब सिर्फ एक हेल्दी सात्विक डाइट तो फॉलो करने से ऑटोमेटिकली आप ये सोचिए कि सारे प्लैनेट्स की हीलिंग होगी। पर हाँ, ये मैं एक रेमेडी के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे सपोज दूध में अगर आपने केसर डाल के पिया, तो ये आपके मून को बहुत सपोर्ट करता है। सो दैट इज द स्पेसिफिक रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मर्क्यूरी है और वो 8 हाउस में वीक है, मर्क्यूरी 8 हाउस में वीक हो जाता है, काफी वीक हो जाता है, तब आप अपनी बहन या बेटियों को गिफ्ट दीजिए। ओके कि मर्क्यूरी बहन और बेटी रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमारी जो शादियों में ये जो कस्टम्स बने हुए ना बहन बेटियों को गिफ्ट देने के, वो उनका घर भरने के लिए नहीं है, हाँ ये वो सिर्फ ये है बुद्ध कि को ठीक आप करते अपने हैं। आप को अपने प्लान्स ठीक करने के लिए होता है। वो आपके बुद्ध को ठीक करते हैं। और बुद्ध है बिजनेस हम्म कारक, बुद्ध हम्म है कम्युनिकेशन, लॉजिकल एनालिसिस, इंटेलिजेंस, आपकी बेटी बिजनेस बहन, हम्म आपका आपका इनकम डिप्लोमेसी, आपकी डिप्लोमेसी स्किल। हम्म इसीलिए 6 हाउस में बुध इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट को तो हमको अपनी बुद्धि से ही रिजॉल्व करना है, लड़ाई झगड़े से थोड़ी ना करना है। इसीलिए 6 हाउस में मर्क्यूरी इज एग्जॉल्टेड। तो मैम आप ये देखते भी तो होंगे ना या ऑफ कोर्स एनालिसिस आई, भी तो करते होंगे ना। यस यस क्या यस, चार्ज प्रॉपर करते हो आप कंसल्टेंसी। मैम। मैम वो ना हम पर्सनल पे डिस्कस करेंगे, यामिनी मैम और हम ना पक्का आपको डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आई डू प्रॉपर लाल किताब वर्षफल एंड दिस एनालिसिस, आई डेफिनेटली हेल्प यू विद दिस मैम। ओके ओके मैम ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड मैम मैम। यस यस मैम यस। हाँ, आपने बोला 6 हाउस में मून अच्छा नहीं है, नहीं, जुपिटर की रेमेडी करनी है, लेकिन जुपिटर के साथ ही होगा तो। जुपिटर के साथ होगा तो मून को थोड़ा तो बल मिलेगा, पर जुपिटर खुद 6 हाउस में भी तो वीक हो जाता है। हाँ, तो तभी भी केसर वाला मिल्क ही पीना है। यस, आप वो भी पी सकते, बट इस केस में हम सूर्य और मंगल की ज्यादा मदद लेके इनको हेल्प करेंगे। ओके, कैसे? बिकॉज मैम वो अलग अलग रेमेडी होती है, जैसे आप एवरी संडे आप जैगरी डोनेट कीजिए मंदिर में, सूर्य तक आप जैगरी पहुंचाइए। जुपिटर मंदिर है, और हाँ, संडे के दिन जब आप जागरी पहुंचाते हैं तो आप सूर्य की हेल्प पहुंचा रहे हैं। एक और जो पर्सनली मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मैं ट्यूसडेज को हनुमान जी के यहाँ मीठे चावल, येलो कलर के मीठे चावल चढ़ाती हूँ। येलो कलर के। हाँ, मैं येलो कलर के केसर डाल के शक्कर डाल के मीठे चावल हनुमान जी के यहाँ चढ़ाती हूँ। तो इसमें मीन्स मैंने कुक, मून, जुपिटर, कुक, मतलब हाँ कि कुक आप करके ना मैम। हनुमान जी लॉर्ड हाँ हनुमान जी को ऑफर करते होंगे। यस, मैं एवरी ट्यूसडे उनको ये अच्छा प्रसाद लेके जैसे घर मैम से आपने आपने जैसे बताया कि आप है ना संडे के दिन आप गुड़ जाके जैगरी जाके आप मंदिर में डोनेट करिए तो आप किसी नीडी पर्सन को नहीं कर सकते हैं क्या हम। नहीं, इसमें ना कुछ कुछ चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर में दी हुई चीजें ना डोनेशन नहीं होती, ऑल्दो हम ये शब्द बोलते हैं, पर एक्चुअली वो प्रसाद है।
आप कभी भगवान को कोई चीज डोनेट नहीं कर सकते। अगर नहीं, सपोज डोनेट आपके नहीं कर सकते ये में नहीं नहीं, अब कि मैं वही समझा रही हूँ आपको, जस्ट वन सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे घर में बैठा हुआ है, राइट, तो उसकी एनर्जी अगर आप किसी नीडी पर्सन को दे रहे हैं तो आप उसकी एनर्जी कम कर रहे हो। अंडरस्टूड? पर मंदिर में देना इज लाइक आप भगवान तक, उस भगवान तक या मंदिर तक जो जुपिटर है उस तक वो एनर्जी पहुंचा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि की कोई रेमेडी करनी है तो आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, बिकॉज नीडी पर्सन या पुअर पीपल शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैम आपने जैसे अभी बोला कि ये चीजें आप किसी नीडी व्यक्ति को नहीं दे सकते हो, जैगरी है कुछ भी डिपेंड जो। करता है, अगर आपका ओके सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो। ओके ओके ओके। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्लैनेट्स का कभी भी डोनेशन नहीं होता। तो जैसे ये बताते हैं कि कंबल दे के आओ मंदिर में, तो वो मंदिर में कंबल क्या करेंगे? कंबल इज अ रेमेडी फॉर केतु। मुझे मुझे हाँ, मुझे ये ब्लैक एंड लाल व्हाइट किताब कंबल की। बोलिए। हाँ हाँ, ब्लैक एंड लाल व्हाइट, किताब की, ब्लैक हाँ एंड हाँ। व्हाइट की जो कंबल है वो केतु है। अब इसका लॉजिक क्या है? केतु जुपिटर का चेला है। अच्छा। केतु की रेमेडी सिर्फ जुपिटर से की जाती है। तो जब आपने ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो हम्म। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट कंबल मंदिर में पहुंचाते हैं मतलब आप केतु की एनर्जी जुपिटर तक पहुंचा रहे हैं, तो केतु शांत हो जाता है और फिर और कंबल वो भी वहां पे। इसीलिए उसने मुझे थर्सडे का बोला था, थर्सडे के हाँ, दिन। थर्सडे, क्योंकि केतु की रेमेडी सिर्फ जुपिटर से की जा सकती है, वो बुधवार मोस्ट को, इफेक्टिव होती है। बुधवार की नाइट को आप अपने सिरहाने पे रखो, और यस, मॉर्निंग में आप, थर्सडे के दिन आप डोनेट करो। यस, तो वो केतु की रेमेडी है। दैट इज द ओके। केतु रेमेडी। अब ये रेमेडी हमें तभी करनी हाँ चाहिए जब हमें कोई जैसे, बताता है। दिस इज नॉट हाँ अ, जैसे, वन हाँ सेकेंड मुझे किसी श्रेया ने जी, वन बताई थी। सेकेंड, हाँ वन हाँ जी। सेकेंड, ये जेनेरिक रेमेडी नहीं है, दिस इज अ स्पेसिफिक रेमेडी। हम्म। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मेरा केतु कहाँ पर है ये साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्थ हाउस में है या फिफ्थ हाउस में है, अगर नाइन्थ हाउस में है तो ये रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, तब आप गणेश मंदिर के यहाँ पे यात्रा करके आइए, क्योंकि केतु के भगवान गणेश जी हैं और नाइन्थ भाव आपका तीरथ का भाव है, तब आप जाके मंदिर हम्म। में सिर्फ माथा टेक के आइए। ऐसे हम अलग अलग रेमेडीज फॉर्म करते हैं हाउस वाइज भी। लेकिन जैसे मैम आप कह रहे हो ना कि मंदिर में, जैसे मैं वही, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब वो कंबल हमने, जैसे सपोज मैं मंदिर में रख के आई, लेकिन मंदिर में कौन, कोई तो ले जाएगा ना वो चीज। हाँ, आपने मंदिर में पहुंचा दिया, वो मंदिर में इसीलिए पहुंचाया ताकि वहां के कर्मचारी यूज कर सके। अच्छा। हम वहां की देखिए, एक अपन अब मैं डायरेक्ट इसमें, किसी को डायरेक्ट नहीं दे सकती हूँ मैं, किसी तो वो नीडी पर्सन जुपिटर को। तक नहीं पहुंचा ना। ओके मंदिर ओके ओके। जुपिटर है ना, हम्म। मंदिर जुपिटर है। यस यस, तो समझ आ जब गया। आप नीडी पर्सन को देखते तो आपने उसमें जुपिटर की एनर्जी नहीं मिलाई। हम्म। वहां से और जाके कोई केतु ले की ले, रेमेडी, वहां से जाके कोई ले ले वहां से, तो वो वहां हाँ तक, मतलब कि आपने जुपिटर का वो ब्लेसिंग लेके आपने वो दे दी। हाँ हाँ, जुपिटर की ब्लेसिंग केतु पे आ गई, हम्म। तो केतु शांत हो जाए। अगर आप नीडी पर्सन को देंगे तो उसमें जुपिटर का एलिमेंट ही नहीं आया ना। ओके ओके ओके। अब वहां के पुजारी जी यूज करे, वहां का कर्मचारी यूज करे, हाँ आपने एनी केतु को पर्सन, हाँ जुपिटर कोई के भी। पहुंचा दिया। पर नीडी पर्सन हम्म। को जब आप करेंगे ना तो वो जुपिटर नहीं है, वो शनि है। ठीक। शनि ओके केतु ओके। को नहीं मिलाना। जी जी। अब जैसे कि शनि की रेमेडी, आप किसी नीडी पर्सन को वड़ा पाव खिलाइए, कचौरी खिलाइए, फ्राइड आइटम खिलाइए, हाँ कोई प्रॉब्लम वो नहीं। तो, वो तो ऐसी आजकल तो वो सोशल मीडिया पे आम बात हो गई है, सोशल बताते मीडिया रहते पे ये रील्स है, में। पर हाँ रील्स में जो बताते हैं कि नीडी, आपको, आपके है ना, आपको लेबर, आपको अच्छा शनि अच्छा करना है तो लेबर को खुश रखो। यस, तो वो क्यों है? बिकॉज शनि लेबर को रिप्रेजेंट करता है, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जुपिटर नहीं नहीं। ब्राह्मण है, जुपिटर हाँ पुजारी जी है, जुपिटर पुजारी जी मंदिर है, है। पंडित मंदिर। अगर कोई क्रिश्चियन होगा ना तो चर्च जुपिटर है, आपका हम्म। धर्म जुपिटर है। जी अब जी जी। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर जुपिटर है, आपका धर्म जुपिटर है। धर्म हिंदू के जुपिटर लिए है। एक मंदिर हो गया, क्रिश्चियन के लिए एक चर्च हो गया। हाँ सिख के लिए गुरुद्वारा हो गया। हाँ, उनका धर्म और उनकी रिलीजियस प्लेस जुपिटर। जी जी। तो वहां, अब जैसे आप झंडा चढ़ाइए, जैसे कभी कभी केतु की बहुत तकलीफ या केतु के कारण हमें लेग पेन हो रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं,
आपको लगता है कि ये आपको ये बैक यही पेन हो चीज रहा